नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वित्त विधेयक को संसद की मंजूरी। अवरोध के बीच राज्यसभा ने वित्त विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से लोकसभा को लौटाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सामान्य बजट भी लोकसभा को वापस भेजा। लोकसभा ने एक संशोधन के साथ राज्यसभा से भेजे गए वित्त विधेयक को दी मंजूरी। गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। फिर पैर पसार रहा है कोरोना। देश में 134 दिन बाद कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। बीते 24 घंटे में 1,805 नए केस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को दी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की इजाजत। ओबीसी आरक्षण के साथ होगा चुनाव, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। और न्यायिक प्रणाली में बदलाव का इजराइल में भारी विरोध। राष्ट्रपति ने की विवादित योजना रोकने की अपील। इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे पर हड़ताल के कारण रोकी गई उड़ानों की आवाजाही। और शुरुआत करेंगे संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबरों के साथ, जिसमें दूसरे चरण की शुरुआत से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध सोमवार को भी लगातार 11वें दिन कायम रहा। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होते ही सदन में नारेबाजी शुरू हो गई, जिस वजह से आवश्यक दस्तावेज भी सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके। सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने आसन पर बैठते ही विपक्ष के सदस्यों ने अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका विरोध करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गए। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते ना देख उन्होंने मात्र 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned till 2 p.m. today. दोपहर बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। इसके बीच ही जम्मू कश्मीर के बजट और वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनि मत से लोकसभा को लौटा दिया गया। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने वित्त विधेयक पर सदन में चर्चा के लिए निर्धारित 10 घंटे का उपयोग नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। It is unfortunate that 10 hours that were given for discussion on this have not been availed. It is most unfortunate. This is a theater for discussion, debate, to put across points that matter in larger public interest. Not availing these 10 hours of discussion is not very wholesome. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, 28th March 2023. राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच सरकार की ओर से लाए गए संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनि मत से लोकसभा को लौटा दिया। और इसके साथ ही आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया उच्च सदन में पूरी हो गई। उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई। तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुबह जो आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके थे, उन्हें रखा गया मान लिया जाए। विपक्ष के शोर शराबे के बीच, हंगामे के बीच ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट, अनुदान की अनुपूरक मांगे और उससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में पेश किया। सदन ने चर्चा के बिना संबंधित विधेयक को ध्वनि मत से लोकसभा को लौटा दिया। प्रस्तावकर्ताओं के वित्त वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संशोधन से कच्चा और राष्ट्रीय संसाधन के विनियोग को प्रभावित करने वाले विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित में विचार किया गया। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it.
the motion adopted. Shri Pankaj Chaudhary to move that the bill be returned. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को लौटाया जाए। Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes, the bill is returned. इसके बाद सभापति की अनुमति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को सदन में पेश किया। अवरोध के बीच ही वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। वित्त विधेयक को लोकसभा को लौटाए जाने के साथ ही सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई। लोकसभा में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश किया था और इसके साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू हुई थी। निचले सदन यानी लोकसभा में यह विधेयक 24 मार्च को पारित हुआ था। I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and title adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill with recommendation with amendment be returned. So I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill with amendment recommended be returned. The question is that the bill with the amendment recommended be returned. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill with the amendment recommendation is returned. लोकसभा में पिछले 2 सप्ताह की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के लिए दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन ने वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा की सिफारिश वाले एक संशोधन को स्वीकृति दी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो सदन गरिमा के साथ चलाना चाहते हैं। कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने बैठक को शाम 4 बजे तक स्थगित कर दिया। मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद शाम 4 बजे जब बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक कागज सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा की सिफारिश वाले एक संशोधन को सभा की स्वीकृति के लिए पेश किया। वित्त विधेयक पारित होने के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट की कवायद पूरी हो गई। लोकसभा द्वारा यथा पारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए ओबीसी आरक्षण से जुड़ी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समयबद्ध ढंग से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच आज नैनी केंद्रीय जेल लाया गया। नैनी जेल के मुख्य द्वार पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। नैनी केंद्रीय जेल के एक उच्च अधिकारी ने बताया है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। साथ ही यह भी बताया कि वहीं अतीक के बेटे अली को एक अलग बैरक में रखा गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के मुताबिक
17 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आरोपियों को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाना है। अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम रविवार शाम अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। वहीं पुलिस की एक दूसरी टीम अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज के केंद्रीय जेल नैनी के लिए लेकर रवाना हुई। 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1805 नए मामले मिले हैं। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 3.19% है, जबकि साप्ताहिक यानी एक हफ्ते में जो संक्रमण दर है वो 1.39% है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.02% है, जबकि संक्रमण से जो उबर रहे हैं लोग उसकी राष्ट्रीय दर 98.79% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 220 करोड़ 65 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। और अब जल्दी से एक नजर डालते हैं कुछ और अहम समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कोलकाता में राजभवन में पश्चिम बंगाल के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के साथ बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट उपासना स्थल अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने 9 जनवरी को केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की याचिका पर नोटिस देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई की ओर से दायर ऐसे ही लंबित मामले से जोड़ दिया है। शेयर बाजारों में 2 कारोबारी सत्र से जारी गिरावट पर आज विराम लगा। बीएसई सेंसेक्स 126 अंक से अधिक के लाभ के साथ 57,654 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 40.65 अंक बढ़कर 16,986 अंक पर बंद हुआ। साख निर्धारण करने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 6% पर ही बिना बदलाव के यानी अपरिवर्तित रखा है। एजेंसी ने इसके अगले वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बढ़कर 6.9% पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई है। भारतीय मूल की सिख महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन ने अमेरिकी राज्य की सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहीं इस पद पर आसीन होने वाली वो पहली एशियाई महिला बन गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तारी से राहत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुई हिंसा के मामले में इमरान खान को जमानत दी है। उत्तर कोरिया ने आज अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल प्रक्षेपण ऐसे समय में किया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए यूएसएस निमित्ज और उसके लड़ाकू समूह को पड़ोसी जल क्षेत्र ले जा रहे हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने संकटग्रस्त सिलिकॉन वैली बैंक की बिक्री उत्तर कैरोलिना स्थित फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी को करने पर सहमति जता दी है। इस बिक्री में एसवीबी के सारे जमा और ऋण की बिक्री भी शामिल है। स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को अपने शानदार प्रदर्शन का पुरस्कार बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध के एलीट ग्रेड A+ में प्रवेश करके मिला है, जबकि अक्षर पटेल को भी A ग्रेड में शामिल किया गया है।
इस ग्रुप में कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. Jai Hind. फेडरल व्यवस्था के तहत भारत के हर राज्य में चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के अधीन होते हैं और राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उपराज्यपाल नामित करते हैं जो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के पास अपनी विधानसभा है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में इनके पास ज्यादा अधिकार हैं। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। जम्मू और कश्मीर के पास भी अपनी विधानसभा होगी। इस प्रकार दिल्ली और पुदुचेरी के बाद जम्मू कश्मीर तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसके पास अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि भविष्य में जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ये भी याद रखने वाली बात है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात में कांग्रेस के 17 में से 16 विधायकों को विधानसभा से बजट सत्र की शेष अवधि के लिए 29 मार्च तक निलंबित कर दिया गया है। ये सभी विधायक कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य सरकार पर 2222.70 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार आएगा। अमेठी जिले के सारस प्रकरण की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में राज्य पक्षी सारस और राज्य पशु बारहसिंघा के लिए विशेष पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट कराने का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में हाल ही में हुई बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में निगम के बजट पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई गई। नियमों के अनुसार निगम का बजट 31 मार्च तक पारित कराना जरूरी है। असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पहले निर्वाचन आयोग की पूरी टीम 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंची है। यहां टीम ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक संस्थाओं समेत विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया।
कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समुदायों के भीतर अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए नई तत्काल न्याय योजना की आज शुरुआत की है, जिसके तहत नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों और आपराधिक गतिविधियों के लिए सजा देने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। नई तत्काल न्याय योजना के तहत असामाजिक आचरण करने वालों को पीड़ितों और समुदायों को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, ताकि वो अपराध के 48 घंटे बाद काम शुरू कर सकें। अपराधियों को उनके गलत कामों के लिए सजा के रूप में कूड़ा उठाने, दीवारों से चित्र को हटाने और पुलिस की कारों को धोने जैसी सजा दी जा सकती है। साथ ही ऐसे उन्हें जंपसूट पहनने होंगे ताकि उससे उच्च दृश्यता बनी हो और पर्यवेक्षण के तहत काम करना पड़ सकता है। अपराधियों की सजा में स्थानीय समुदाय और असामाजिक आचरण के शिकार लोगों की इच्छा भी हो, इस पर विचार किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि असामाजिक आचरण घर की तरह सुरक्षित महसूस करने के लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। डिजिटल वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करने के लिए अगले 12 महीने में एक नया रिपोर्टिंग टूल भी विकसित किया जाएगा, जहां लोग ऐसी घटनाओं को तुरंत और आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सरकार से न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव की विवादित योजना को तत्काल रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज को खतरा है। राष्ट्रपति ने अपील तब की है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना का विरोध करने के लिए अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसके विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। राष्ट्रपति हर्जोग ने सरकार से देश की खातिर राजनीतिक मतभेदों को दूर करने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायपालिका में बदलाव की उनकी योजना को चुनौती देने वाली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया, जिसके विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी रविवार रात सड़कों पर उतर आए। इस बीच इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा है कि सरकार की न्यायपालिका में बदलाव की योजना के विरोध में हड़ताल का आह्वान किए जाने के बाद देश के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। देश के सबसे बड़े श्रमिक संघ ने हड़ताल का आह्वान किया और इससे इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है उसे बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। विमानों के उड़ान नहीं भरने से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। राजस्थान के अजमेर में 140 साल के बाद पंच कल्याण जैन मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया गया। इसमें लोग महाभारत काल के सोने की हस्तिनापुर देख सकेंगे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।